Hello and once again welcome to our channel Metric English Medium मैं हूँ साहिल दीवान AKE सीजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th आपका मीडियम है इंग्लिश, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आए आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज हम लोग आगे अपना क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। वीडियोस शॉर्ट में होगा, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें बताना है आपको, क्या चीज़ें करना है क्या चीज़ें नहीं करना, ठीक है। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी दे रखा है, बट वीडियो बनाने का मकसद है ताकि मैं बता सकूँ क्या चीज़ें पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। वीडियो को फास्ट कर लो। नोट्स टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैंने सेंड कर दिया, और भी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूँ, ठीक है। जो लोग बिल्कुल से नए हैं प्लेलिस्ट चेकआउट करो। बायो का एक वीडियो कंप्लीट हो चुका और एक वीडियो आएगा, ख़त्म हो जाएगा। केमिस्ट्री का और एक आएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। देखो, बस ये मत सोचो कि बस पीवाईक्यू रट लेंगे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। पीवाईक्यू देखो, उसके आसपास के क्वेश्चंस को भी देखो। पहला बात ये हमेशा याद रखना, खास कर सब्जेक्टिव्स के लिए बता रहे हैं मैं, ठीक है। स्पेशली साइंस के लिए, ठीक, कुछ भी पूछ सकता है, नो लिमिट, ठीक है। ऐसा नहीं पूछेगा पीवाईक्यू रिपीट करता है, लेकिन उसके आसपास की चीज़ें ज़्यादा रिपीट करता है, ठीक है। आ जाओ स्टार्ट करेंगे। जो लोग बिल्कुल से नहीं हैं, ऑब्जेक्टिव में डर लग रहा है, डिकोड सीरीज़ को ढंग से करो, काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। और एक बात, सैम्पल पेपर सेंटर पेपर जिन्होंने लिया है फिजिक्स में, खास करके मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स में जितने भी सैम्पल पेपर और सेंटर पेपर में क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि जो भी चीज़ें पीवाईक्यू में है आपके सैम्पल पेपर सेंटर पेपर में ऑलरेडी वही सब चीज़ें हैं, वही सब क्वेश्चन आगे पीछे इधर उधर सेक्शन में होगा। वही सब चीज़ें आप दिन में टाइम निकालना, रिवीजन करना, बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। मुझे आंसर बनाने में टाइम लगा, पर मुझे बाद में ख्याल आया कि ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी सैम्पल पेपर सेंटर पेपर में है, बट क्या कर सकते हैं, मेहनत कर लिए तो ठीक है। इसी को नहीं तो मैं आप लोगों को सैम्पल पेपर से डायरेक्ट कट कट करके वही मैं शो कर देता इसका आंसर, बट कोई ना, हम लोग चीज़ों को कर लेते हैं। सैम्पल पेपर सेंटर पे बाय करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करना, आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। पीडीएफ को निकाल करके आप ऑब्जेक्टिव को डिकोड सीरीज से हेल्प से अच्छे से कर लेना, सब्जेक्टिव इससे मदद ले लेना, और जो मैं करा रहा हूँ जो चूज़ उसमें नहीं लेकर आए या नहीं है जो इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। बट रिवीजन चीज़ों को, ओवरऑल चीज़ों को कर लेना। अच्छा, पहला क्वेश्चन आता है कि बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल्स आते हैं नहीं आते? आते हैं, बहुत कम आते हैं। आते भी हैं तो बहुत इजी वाले आते हैं, और कुछ चीज़ें ट्वेल्थ से पूछ लेता है। क्या क्या पूछ लेता है वो भी बता देंगे। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे, पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ 2 मीटर फोकल लेंथ। ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव में पूछता है। कभी मीटर की जगह सेंटीमीटर दे देगा, फिर आपको थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव भी करा रखा है ना, डिकोड सीरीज़ में। तो बनाने का तरीका ज़्यादा बहुत कुछ हार्ड नहीं इसमें। तो कनकेव लेंस आपको मालूम है कि इसका जो फोकल लेंथ होता है, कनकेव लेंस की बात कर रहे हैं तो कैसा होता है, ये नेगेटिव होता है। इस पहला बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए काम देगा। तो एफ़ का वैल्यू कितना हो गया आपका, -2 मीटर। पावर का फॉर्मूला पता है, P इक्वल टू क्या, तो 1/f। एफ किस में होना चाहिए, मीटर में। अगर मीटर में नहीं होता, सेंटीमीटर में होता, तो क्या करते हम लोग, चेंज करते हैं, है ना। चेंज करने के बाद पुट करते हैं। तो P की जगह पावर तो निकालना ही है, तो 1 तो ऑलरेडी इस फॉर्मूला का हो गया, और 2 तो यहाँ से निकाल के आ गया। तो जब इसको डिवाइड किया तो कितना हो गया, माइनस तो माइनस रहेगा, 0.5 डायोप्टर। डी बोले तो डायोप्टर हो गया, ठीक है। समझे, बहुत इजी वाला न्यूमेरिकल्स आता है। ऑलरेडी हमने इससे पहले ऑब्जेक्टिव क्लास कराया था, उसमें पॉसिबल यही सारी चीज़ें करा दिया था, है ना। एक सेंटीमीटर वाला भी एग्जाम क्वेश्चन में था, वो भी मैंने करा दिया था। तो इस हिसाब से लिखना, 2 नंबर तुम्हारा फिक्स रहता है, ठीक। अच्छा, चीज़ें क्या क्या पूछ सकता है यहाँ से मैं बता रहा हूँ। फोकल लेंथ का डेफिनेशन क्या होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। पावर ऑफ कनकेव लेंस, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, जो भी होता है आप इसको अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक। चलो, वीडियोस देखने का मतलब ये नहीं कि हाँ ये करा रहे हैं, ठीक है। मैं जो करा बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करना। आपसे डेफिनेशन पूछा है, बिहार बोर्ड में डेफिनेशन फेवरेट है, नो डाउट। क्लास 12 में भी डेफिनेशन भर भर के पूछता है। तो एम्पियर के बारे में पूछा है, आपने ऑब्जेक्टिव में बहुत कुछ पढ़ रखा है। वो क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो पहला पॉइंट आपने वो याद रख लिया। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसको रटते चलो। तुम एम्पियर के बारे में पढ़े हो ना ऑब्जेक्टिव में, हाँ।
पहला क्या था कि वो ऐसा यूनिट था इलेक्ट्रिक करंट का, उसको हम लोग डिफाइन क्या करते थे, डिफाइन करते थे कि उसको डिफाइन करते थे करंट दैट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिस थ्रू इन 1 सेकेंड में। तो 1 एम्पेयर में हम लोग पढ़े थे 1 कूलम पर सेकंड में, है ना। तो वही वाला चीज़ बस उसको डेफिनेशन में कर दिया कि इसको डिफाइन किए ऐसा करंट जो फ्लो करता है कंडक्टर में 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिस करता है कितना 1 सेकंड थ्रू 1 सेकंड, ठीक है, इट इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में जितना पास करता है उसको बोलेंगे एम्पेयर, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी ये मेंशन भी कर देना 1 एम्पेयर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड, ठीक है, ओके। और कभी कभी तुमको इस हिसाब से भी देखने मिल जाएगा, तो डरना मत, ठीक है। क्या देखने मिल जाएगा इस तरीके से, ये जो ऊपर गया ना तो माइनस लग गया, ठीक है, या नॉर्मली आपको इसी हिसाब से देखने मिलेगा, बट मैं फिर भी बता दिया कि 1 सेकंड इस हिसाब से देखने मिलेगा या फिर माइनस लगा रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछना हो, अगर फंसाना हो तो इस हिसाब से कर सकते हैं। ये मिस्टेक्स आ गया, ठीक है। इसको मेज़र करने के लिए ये जो हेल्प होता है किसके मेज़र करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, ये भी आप लिख सकते हैं यूजर्स में, ठीक है। एम्पियर के बारे समझ में आ गया। एम्पियर अगर आपने देख लिया तो थोड़ा बहुत कैल्विनोमीटर के बारे देख लेना। इसी तरीके से चीज़ों को पढ़ा जाना स्मार्ट वर्क है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एम्पियर के बारे में देख लिया तो क्या क्या चीज़ और देख सकते हो, गैल्वेनोमीटर के बारे में देख सकते हो, थोड़ा बहुत गैल्वेनोमीटर के बारे में आप चीज़ों को ऐड कर लेना। अब नोट्स पढ़ेगो, नोट्स ओपन करना, उससे क्या होगा आसपास की जो भी चीज़ें वो भी रिविज़न हो जाएगा, है ना। तो मैं ही सब कुछ बता देता, पर फिर भी मैं बता देता हूँ, लेकिन आप फिर भी चीज़ें जो बता रहा हूँ उसको देखना क्या होता है कि आसपास की चीज़ें उसी बहाने रिवीजन हो जाएगा, है ना। अब हर चीज़ आप लोग टेबल में नाश्ता करके लेके आएंगे तो होता है ना, जितना मतलब ला के दिया जाता है उतना नखरा कर, तो वही चीज़ होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव के लिए। कनकेव मिरर की बात किया, 3 यूजेस बोला है, आप जरूरी नहीं 3 याद करके जाओ, 4 याद करके जा सकते हो, 5 याद करके जा सकते हो, ठीक है। इन दिस मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कनकेव। इसमें कैसा रिफ्लेक्टिंग मिरर कैसा होता है, कनकेव होता है, और इट कन्वर्ज लाइट, ठीक है, ये कन्वर्ज करता है लाइट को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। मिरर के केसेस में पूछा इसलिए कन्वर्जिंग मिरर। ये कहाँ इस्तेमाल होता है, बताओ बताओ, मेकअप कर लिया, ब्रेकअप कर लिया, हाँ वहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टर टॉर्चेस में काम देता है, ठीक है। चलो उसके कन्वर्ज करता है लाइट को, है ना। अगर डाइवर्ज करेगा तो तुमको दिखे ना, लाइट तो पूरा फैल जाएगा ना, तुमको तो दिखेगा ही नहीं, है ना। और हेडलाइट में इस्तेमाल होता है कार का, सर्च लाइट में काम होता है। इसको दो जगह कर सकते हो, सबसे पहले हेडलाइट में, उसके बाद का सर्च लाइट में, उसके बाद डॉक्टर भी मदद लेता है, ठीक है। और उसके बाद आपका सोलर फैंस में, ये सारी चीज़ें यूजर्स में काम देगा। कनकेव मिरर क्लियर, मैंने ऑलरेडी शायद कन्वेक्स नहीं ऐड किया, तब कनकेव मिरर को यहाँ पे ऐड कर लेना। दिया नहीं था, पूछा नहीं था, बट चांसेस है कनकेव पूछा है तो कन्वेक्स पूछेगा। ये पेपर रिसेंट ईयर का है, ठीक है, 2024 का है, तो ज़्यादा चांसेस है कि इस वीडियो से, आज के वीडियो से आपके क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे, नो डाउट। तो कनकेव मिरर पूछा है तो कन्वेक्स मिरर आप याद रखोगे, ठीक है, समझे। और लेंसेज का भी थोड़ा थोड़ा 2-3 पॉइंट बस आप एक पेपर में लिखते चलना, ठीक है। चलो, और जो चीज़ बता रहे एक पेपर में लिखो, उसके बाद चीज़ों को रिविज़न करना। आपसे पूछा नॉन रिन्यूएबल, उसका एग्जाम्पल, तो ज़रूरी नहीं है बस नॉन रिन्यूएबल पूछे, क्या पूछेगा, रिन्यूएबल पूछ सकता है, और भी जो चीज़ें मैं बताता हूँ। देखो नॉन रिन्यूएबल ऐसा जो वापस से वो क्या हो सकता है, रिपीट नहीं हो सकता, फिर से बन नहीं सकता, बनेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें, ठीक, समझे इजी लैंग्वेज में। अब क्या ही इसमें डेफिनेशन पढ़े, एग्जाम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सिर्फ आपसे पूछ लेता है कि नॉन रिन्यूएबल का एग्जाम्पल बताओ, और आपसे रिन्यूएबल का, क्लियर है, ये भी हो जाएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, डिफरेंस भी क्वेश्चन पूछ देगा। मतलब किसी हिसाब से तुमको मैं बस चीज़ें बता रहा हूँ किस हिसाब से चीज़ें क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तुम्हें नो डाउट सब याद है, पता है तुम्हें, बट पूछने का तरीका हो सकता है अलग कर दे, तुम कंफ्यूज हो जाओ, समझे। इंपॉर्टेंट, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब क्या है आपका, जितने भी फ्यूल्स हैं जिसको हम लोग फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, ये सब किस में आ गया, नॉन रिन्यूएबल। जिसको बनने में टाइम लगता हो, वापस से नहीं बनता हो, इसको बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल। इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज मतलब क्या है, मतलब इसका खराबियाँ क्या है। तो सबसे पहले भाई ये तो क्या करता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो वापस बनने में टाइम लगता है, ठीक है। और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्कवर एंड एक्सप्लोर न्यू डिपॉजिट रिसोर्सेज, और दीज रिसोर्सेज मेजर कॉज इन्वायरमेंटल आपका पॉल्यूशन।
डिसएडवांटेज बता रहा है कि जो नॉन रिन्यूएबल है, जैसे कोयला जलेगा तो क्या एनवायरमेंटल में क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। तो ये सारे डिसएडवांटेज है, बनने में टाइम लगेगा, ठीक है, सर्च करने में डिफ़िकल्टीज़ होगा, कहाँ है नहीं है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ख़त्म हो ही जाएगा ना। तो वो सारी चीज़ें। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल पूछा था, एग्जाम्पल में चांस हिसाब से रिन्यूएबल पूछ लें। तो रिन्यूएबल ऐसा जो वापस से रिन्यू हो सके, ठीक है, वापस से बन सके, ठीक है, समझे। बहुत सारे मेथड से एग्जाम्पल सोलर, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये सब एग्जाम्पल पूछता है। जियो थर्मल, ओशियन, बायोमास एनर्जी, ये सब। एडवांटेज क्या है कि ये जो होता है ये लास्ट तक चलते रहता है, मतलब चलते रहता है जब तक सूरज है, ठीक है। सूरज खत्म, दुनिया खत्म, हम लोग भी खत्म, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है फ्रीली अवेलेबल होता है नेचर में, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है ना। चलो, और ये जो होता है ये पॉल्यूशन काउज नहीं करता, ये सब चीज़ें। तो ये एडवांटेज हुआ। तो आपसे सिंपल से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा तो नहीं है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वन वर्ड में रिन्यूएबल क्या होता है उसको डिफाइन कर दोगे। रिन्यूएबल ऐसा चीज़ होता है जो वापस से रिन्यू हो सके, ठीक है, बन सके। एक दो एग्जाम्पल लिख देना, देन उसका डिसएडवांटेज लिखना, ठीक है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर में बना करके पूछ सकता है। 2 नंबर पूछेगा तो फिर भी दे सकता आंसर, ठीक है। रिन्यूएबल हो गया, फिर नॉन रिन्यूएबल, इस हिसाब से आप चीज़ों को करना, समझे। आ जाओ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलरेडी मैं ऑल कनेक्टेड चीज़ें बताया, यहाँ लिख के लेके आ गया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें क्या होता है, लाइट चेंजेस इट डायरेक्शन, ठीक है, पासेस थ्रू द टीनी पार्टिकल लाइक डस्ट, वाटर ड्रॉपलेट एंड गैसेस मॉलिक्यूल इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये स्कैटर कब होता है, मतलब ऐसा फिनोमिना जो लाइट जो होता है चेंज अपना अपना डायरेक्शन को चेंज करता है, वो जब पास होता है किसी छोटे छोटे पार्टिकल से, डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट से, वो फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका स्कैटरिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है उसका, जैसे स्काई जो ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है, उसका कारण है, ठीक है, सन जो है अपीयर, जो रेड सनसेट होता है या सनराइज होता है तो हम लोग को लाल कलर का दिखता है, वो किसका कारण है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण है। कभी कभी आपसे पूछता है कि स्काई ब्लू क्यों है, पूछता है, ठीक है, कि आपका जो सनसेट से पहले, सनराइज से पहले रेड क्यों होता है, तो किसके कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो वो सारी चीज़ें डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा गया। देखो, द एटमॉस्फेयर कंटेंट टीनी पार्टिकल, एटमॉस्फेयर जो कंटेंट करता है बहुत सारे पार्टिकल। कब देखते होगे, गर्मी के दिन में अभी तो उतना ज़्यादा धूप नहीं होता है, 3 बजे के या 3 बजे के अप्रॉक्स में देखना, आप घर पे बैठे रहना, तो कहीं छोटा सा जगह से, ठीक है, विंडोज़ वगैरह से एक लेयर आएगा धूल का, है ना, तो टिनी टिनी पार्टिकल्स है ना। चलो हम लोग सोचेंगे कोई परी आ रही है ना, जैसे आता था ना बालवीर में, परी आने से पहले कुछ जादू से आता था, उस टाइप से। तो वो जादू नहीं था, वहाँ घर पे वो धूल रहता है, ठीक है, धूल वगैरह उड़ते रहता है। तो द एटमॉस्फेयर कंटेंट टिनी पार्टिकल दैट स्कैटर ब्लू कलर ऑफ सनलाइट मोर देन अदर कलर। इसमें क्या होता है, टिनी पार्टिकल जो है वो स्कैटर करता है ब्लू कलर को ज़्यादा अदर कलर से, इसी कारण से जो होता है हम लोग को देखता है। और जो ब्लू कलर का जो होता है वो शॉर्टर वेवलेंथ होता है, ठीक है। ये भी चीज़ पूछ सकता है कि इसका शॉर्टर वेव, इसमें से कौन से कलर का शॉर्ट वेवलेंथ होता है, तो ब्लू। ये चीज़ याद रखना, ठीक, समझे। रीज़न क्या है, सिंपल सा, एक तो भाई ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हो रहा है। क्यों हो रहा है कि इसमें जो एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो टीनी पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर कर रहा है ब्लू कलर को, ठीक है, ज़्यादा अदर कलर के हिसाब से, इसी कारण से। और क्योंकि ब्लू कलर के पास शॉर्टर वेवलेंथ है, इसी कारण से हम लोग को ब्लू दिखता है। क्लियर, समझे। हाँ, हम लोग को कुछ नहीं दिखता है, हम लोग प्यार में अंधे हो चुके हैं, है ना। ऐसा बात है क्या, नहीं, ऐसा बात नहीं है, हम लोग पढ़ाई में अंधे हो चुके हैं। वाई डू सनसेट अपेयर रेड, सनसेट से पहले रेडनेस वगैरह क्यों देखता है। ड्यूरिंग द सनसेट जो लो सन इज़ कहाँ पे, लोअर इन द स्काई, लोअर में रहता है, और वो ट्रैवल करता है थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो होता है वो सन जो होता है वो ट्रैवल करता है किसमें, थिक लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। द शॉर्टर वेवलेंथ जैसे ब्लू हो गया, आपका वॉलेट हो गया, स्कैटर अवे, ठीक, स्कैटर अवे हो जाता है, लीविंग द लॉन्ग वेवलेंथ लाइक रेड एंड ऑरेंज, छोड़ देता है, लीव कर देता है किसको, लॉन्गर वेवलेंथ जैसे रेड और ऑरेंज को। इसलिए हम लोग को क्या दिखता है, हम लोग को रेड टाइप का दिखता है आसमान, ठीक है, सनसेट से पहले, सनराइज से पहले, ठीक है, समझे। ये किसका फिनोमिना हो गया, आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट का हो गया। क्लियर, ओके। और इसमें क्या क्या चीज़ें देख सकते हो कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, प्लैनेट क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ये बात याद रखना।
और कुछ चीज़ें टिंडल इफ़ेक्ट, वो चीज़ याद रख लेना। ये सारे टॉपिक्स हैं, मैं हमेशा बताते रहता हूँ, तुम लोग ध्यान से देखना। ओम्स लॉ, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी आपसे ओम्स लॉ क्या होता है पूछ लेता है, क्या क्या कंडीशंस हैं ओम्स लॉ की वो पूछ लेता है, मतलब किसी हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो फिलहाल क्वेश्चन पूछा है विच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट, इसमें से कौन सा कांस्टेंट रहता है। तुम पीछे के क्वेश्चंस देखोगे 2018, 19, 20, 21, 22, मतलब 22 तक लेकर चलो, सिंपल सा ओम्स लॉ पूछा है, ठीक है, और सिंपल सा उसके कंडीशन पूछा है। बट 2024 में उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि कौन सा क्वांटिटी जो होता है वो कांस्टेंट रहता है ओम्स लॉ में, पूछने का तरीका चेंज कर दिया है। व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो कौन सा, तो इन ओम्स लॉ जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो रेसिस्टेंस ऑफ द जो कंडक्टर होता है वो भी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। कभी कभी तुम्हें ना V इक्वल टू आई आर ऐसे दिखेगा, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई छुपा हुआ, कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। जो V क्या है शो कर रहा है आपका वोल्टेज, ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या शो कर रहा है आपका करंट, R से रेसिस्टेंट, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें लिखना है, 2 नंबर में था तो ज़्यादा हम लोग नहीं लिखेंगे। व्हेन द टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो मटेरियल जो होगा, जो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर डू नॉट चेंज। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या चेंज नहीं होगा, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर चेंज नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, रेसिस्टेंस भी क्या रहेगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, समझे। 2 नंबर में चीज़ें आप इस तरीके से लिखना। वी कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हो तो जैसे वी क्या डिनोट कर रहा है, आई क्या डिनोट कर रहा है, आर क्या डिनोट कर रहा है, ये सब एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है एग्जामिनर के सामने, जो कॉपी चेक करेगा कि हाँ पढ़ के आया, ठीक है, कॉपी भरने नहीं आया, पढ़ के आया, है ना, ठीक। चलो चलिए, मैग्नेटिक फील्ड से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले कि आपसे मैग्नेटिक फील्ड, देखो इसमें प्रॉपर्टीज़ पूछता है, परमानेंट मैग्नेट, और आपसे टेम्पोरेरी मैग्नेट पूछता है, ठीक, और क्या चीज़ें पूछता है जो मैं नॉर्मली बता रहा हूँ। इसमें आपसे फिल्मिंग, अभी इधर हाल फिलहाल के रिसेंट में तो दिखा नहीं मुझे ज़्यादा, बट पीछे रिसेंट की बात करें, मतलब पिछले साल या फिर 22 की तरफ के क्वेश्चंस में बात करें तो फिल्मिंग के रूल्स, ठीक है, मैक्सवेल के बारे में पूछा है, ठीक, तो आप इसको देख सकते हो। फिलहाल प्रॉपर्टीज़ की तरफ पढ़ेंगे। 2 प्रॉपर्टीज़ बताइए किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि ये जो होता है इंटरसेक्ट नहीं करता है, पहला बात, यानी एक दूसरे को काटता नहीं है, ठीक है, समझे, काटता नहीं है, बहुत अच्छा है। इट इज़ टेकन बाय कन्वेंशन दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल, यानी इमर्ज कहाँ से होता है आपका, नॉर्थ पोल से, मर्ज कहाँ होता है आपका, साउथ पोल में। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ऑब्जेक्टिव के लिए, फंसाने के लिए पूछता है। सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है, क्लोज कर्व, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। मुझे मालूम है कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में नहीं आते, हो सकता है कोई कोई लोगों को कुछ मिला हो, बट मैं जो चीज़ें करा रहा हूँ चैप्टर वाइज से कम नहीं है। चैप्टर वाइज करोगे तो दिमाग क्या हो जाता है, खास करके ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। अगर अभी के टाइम पे चैप्टर वाइज खोज रहे हो तो गलत है, अभी के टाइम पे ईयर वाइज चीज़ें पढ़ो। मैं जो बता रहा हूँ बहुत बार बताते रहता हूँ, उतना काफ़ी है, उतना चैप्टर वाले बुक में भी नहीं होगा जितना मैं बता देता हूँ। क्लोज्ड कर्व, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछता है, और ये पूछता है कि इनसाइड द मैग्नेट में डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, तो कहाँ से, शिजिन में होता है, कैसा, शिजिन में, ठीक है। अपना नाम का स्पेलिंग भूल के भाई, दवाई का असर देख रहे हो, किस तरफ जाएगा, यानी ऐसे याद रखते हो, इनसाइड द मैग्नेट कौन रहता है, हम रहते हैं, यानी दिलों में कौन रहता है, हम रहते हैं। तो कहाँ से, साउथ से लेकर के नॉर्थ तक रहता है, ठीक है, ये बात याद रखना। अगर बात करें, अगर इमर्ज कहाँ से होता है तो नॉर्थ से लेकर के मर्ज कहाँ होता है, साउथ में। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट इनसाइड वाला ज़्यादा पूछता है, ठीक। मैं कभी भी कुछ भी बता देता हूँ, इसलिए ध्यान रखना बातों को, ठीक है। चले, व्हाट, हाउ डज द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एंटरिंग लाइट इनटू इट। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तुमने पता नहीं देखा होगा कि नहीं, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने 2-3 लाइन मेंशन किया था एनसीईआरटी का, जब हम लोग डिकोड सीरीज कर रहे थे, किसका क्या फंक्शन होता है, किसका क्या फंक्शन नहीं होता है। तो वही चीज़ है, जो आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग यूजिंग, कौन करता है, प्यूपिल एंड द एरिस।
दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्यूपिल का फंक्शन बताए थे, एरिल का आपका एरिस का भी बताए थे, ठीक है। प्यूपिल जो होता है स्मॉल ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग एट द सेंटर ऑफ द आई थ्रू जिससे क्या होता है लाइट आपका इंटर करता है। और एरिस जो होता है एक कलर्ड पार्ट होता है, कलर्ड पार्ट होता है कहाँ सराउंडिंग द प्यूपिल। वो किसके तरह से काम करता है, पर्दे जैसा काम करता है, ठीक है, समझे। ओके, तो यहाँ से तुम्हें क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि अमाउंट ऑफ लाइट जो होता है वो इंटर करता है आई में, तो कौन किसके मदद से इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है, जो इसमें से आई का कौन सा हिस्सा कलर्ड पार्ट है, ठीक है, इस हिसाब से पूछ सकता है। मतलब इस हिसाब से चीज़ें ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, याद रखना। आ जाओ, क्या क्वेश्चन है, प्रूव अ कनकेव मिरर डेरिवेशन डेरिवेशन डेरिवेशन। ये डेरिवेशन कहाँ का है, ये डेरिवेशन आपको क्लास 12th में, हाँ तो पता नहीं मैं कहाँ पर रुका था, क्या बोल रहा था। देखो ये 12th का टॉपिक है, बट बिहार बोर्ड में पता नहीं क्या हो गया कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 12th के टॉपिक्स में आपको 5 नंबर में दे रहे हैं, तो चांसेस है क्या आने का, ये आप लोग को अक्सर देखो ये क्वेश्चंस एक तो आपका मॉडल पेपर में दिया था, ठीक है, आई थिंक 2023 का या फिर मतलब 23 के आसपास का उसमें दिया था, फिर प्रीवियस में भी दिया था, ठीक है, कोई ना कोई साल का, इसीलिए ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कोई गारंटी नहीं है दे देगा, ठीक। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर डेरिवेशन तुम कर लेते हो, रट लेते हो तो इजीली हो जाता है। आप बोलोगे आप नहीं करवाएंगे, देखो इसके लिए डेरिवेशन के लिए एक मुझे सेपरेट वीडियो चाहिए, बहुत लेंदी टॉपिक है, समझाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, ठीक। लेकिन मैं उससे पहले बहुत लोगों को जो सैम्पल पेपर में ऑलरेडी ये क्वेश्चन एडिड है, तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन रखा है कि ये चीज़ें देख के पढ़ने से होगा नहीं, इसको समझना होगा, ठीक है। तो मैंने वीडियोस का लिंक भी जिसने मांगा मैं बता दिया। आप सिंपल से या तो यूट्यूब पे जा कर के सर्च करके जिससे भी समझ में आए, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है, थ्योरी है, सॉरी मतलब कि डेरिवेशन है, इतना जल्दी तो आएगा ना, पल्ले पड़ेगा नहीं, फिर भी आप एक बार देख सकते हो, वरना मैं इसको 2-3 लिंक अगर आप बोलोगे मैं सजेशन के तौर पे 2-3 लिंक सेंड कर दूंगा, जिससे आप आराम से देख करके कर सकते हैं। डेरिवेशन है, ठीक है, कर लोगे, नहीं तो एट द एंड मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में डेरिवेशन भी इसको करा देंगे, ठीक है। आई थिंक 15-20-25 मिनट लगेगा समझाने के हिसाब से, तब हो जाएगा, ठीक। चलो, नहीं तो एग्जैक्टली मैं अभी ये होता है 5 मिनट में दिखा के चल जाता तो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ऐसे पल्ले पड़ने वाला है नहीं, सब चीज़ बताना होगा, उसके लिए 25 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है। चलिए, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑफ द सन। सोर्सेस ऑफ एनर्जी सन क्या है, तो द सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑफ द सन क्या है, एक न्यूक्लियर फिजन है। न्यूक्लियर फ्यूज़न फिजन दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को अगर फ्यूज़न देख रहे हो तो फिजन भी देख के जाना, ठीक है। चलो, इसमें क्या होता है, द सन इज़ मोस्टली क्या होता है, सन इज़ मेड मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन गैस, इट्स कोर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है, कितना 15 मिलियन सेल्सियस, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ सकता है, क्योंकि आपके डू यू नो सेक्शन में हो है ये चीज़ें मेंशन है, ठीक है, एनसीईआरटी में। एंड प्रेशर काउजेज हाइड्रोजन एटम एंड कोलाइड विद ग्रेट फोर्स के साथ, दीज हाइड्रोजन एटम कंबाइन, ठीक है, फ्यूज़न हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, फ्यूज़ हो रहा है, किससे, टू फॉर्म हीलियम, रिलीजिंग आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक। ये चैप्टर आई थिंक आपके एनसीईआरटी से डिलीटेड है ना, सोर्सेस ऑफ एनर्जी वाला, तो मैंने उसके लिए कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया ताकि याद रहे। आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल बोलता है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड फ्यूल का। सबसे पहले भाई उसमें हाई क्लोरोफिक वैल्यू होना चाहिए, लेस स्मोक होना चाहिए, लेस रेसिड्यूल आफ्टर बर्निंग, ईजी अवेलेबल हो, ना तो एक्सपेंसिव हो, ठीक है, और वो अच्छे से हम लोग स्टोर करके इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके, स्टोर करके रख सकें। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लेता है कि आप बताइए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड फ्यूल का, क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा ज़्यादातर, ठीक है, इसी हिसाब से क्वेश्चन रहेगा। फॉसिल फ्यूल के बारे में भी पूछे, बहुत बार पूछे, आई थिंक मैंने कहीं कराया था कि नहीं कराया था, बट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट मैं बताते रहता हूँ, बायो में मैंने बताया था, है ना। चलो, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, पीडीएफ मैंने दे रखा है, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा, बट
चीज़ें मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि कनेक्टेड चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट कर सकूँ, बता सकूँ। फॉसल फ्यूल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फ्यूल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एडवांटेज ऑफ फॉसल फ्यूल ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने कनेक्टेड में लिख के रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी पीडीएफ में देखा होगा, तो क्वेश्चन ही नहीं है, आखिर क्यों दे दिया? तो ये बताने के लिए कि एक एक टॉपिक से क्वेश्चन बनाएगा। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन बनाना हो ना, तो मैं बता रहा हूँ फॉसल फ्यूल को किस हिसाब से क्वेश्चन लेगा। डिफाइन फॉसल फ्यूल, फॉर्मेशन ऑफ फॉसल फ्यूल, एडवांटेज ऑफ फॉसल फ्यूल, तीनों मिला के 5 नंबर या 6 नंबर आई थिंक है ना, 6 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन का आपके हवाले कर देगा। तो चीज़ें ऐसा नहीं कि तुम्हें ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखा है यही लिखना टिट्टो, ऐसा भी नहीं। कट पेस्ट कर सकते हो, अगर आपको कोई अच्छा पॉइंट और लग रहा है तो उसमें ऐड कर सकते हो, अगर उसने आपने ऑलरेडी लिख के रखा है तो वो भी चीज़ आप ऐड कर सकते हो। फॉसल फ्यूल बनने में टाइम लगता है, ठीक है, बहुत मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं बनने के लिए, ठीक है। ये काउजेस करता है क्या, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को क्रिएट करता है। एडवांटेज वगैरह सॉरी यहाँ पे डिसएडवांटेज पूछा है ना, तो जो नॉन रेन्यूएबल में था वहीं आप इसमें कॉपी पेस्ट कर देना, काफ़ी है, ख़त्म, ठीक है, इजीली हो जाएगा। एडवांटेज क्या है को सोलर कुकर का, डिसएडवांटेज क्या है, दोनों मिला करके 5 नंबर आपसे हवाले कर देगा। दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 5 या 6 नंबर में जो आता है, मैं तो खुद भूल गया, आई थिंक 6 नंबर में लॉन्ग मार्क्स आता है। तो ये और आपका ये दोनों मिला करके आपसे 6 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे अगर फिजिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन बनाना हो तो। क्या है एडवांटेज ऑफ सोलर कुकर, डिसएडवांटेज, तो सोलर इको फ्रेंडली होता है, रिन्यूएबल होता है, रूरल एरिया में यूज़ होता है, ठीक है, समझे, और रिटेन ऑल द न्यूट्रिएंट इन द फूड ड्यू टू द स्लो कुकिंग, ओके, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है, जो सिलिकॉन होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। सोलर रेडिएशन जो यूनिफॉर्म नहीं होता है में, कभी बादल आ गया, कभी बारिश हो गया, ये सब चीज़ें, और तुम बस दिन को थोड़ी ना खाना बनाओगे, पेड़ जैसा नहीं ना, रात को भी तो खाना खाना होता है, ठीक है। तो इसीलिए तुम नाइट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये भी डिसएडवांटेज है। और इसमें टेम्परेचर होना चाहिए, इतना टेम्परेचर, पता चला धूप में पावर ही नहीं है, क्या ही होगा। तो ये सारी चीज़ें है ना, तो ये सारी डिसएडवांटेज है, तो क्लियर होना चाहिए, ईजी है, ठीक है, लॉजिक लगा के बात कर सकते हो। विंड एनर्जी क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होते हैं, आई थिंक डिसएडवांटेज भी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो विंड एनर्जी होता है ये चलाता है किसको, विंड मिल को, ठीक है, वाटर लिफ्टिंग पंप को, और जो भी फ्लोर्स मिल है उसको भी। ये जो होता है ये जो नाव चलता है उसमें मदद करता है, ठीक है, ओके। और जो इंजन फ्लाई करता है एरोप्लेन, इस सब में मदद करता है। बहुत सारे विंड का तो बहुत सारे यूजेस है ना, जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जनरेट वो वगैरह विंड मिल से जो जनरेट करता है ना इलेक्ट्रिसिटी। एडवांटेज क्या है, ये इको फ्रेंडली है और ये रीन्यूएबल है। डिसएडवांटेज क्या है कि विंड का जो स्पीड है ना वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, कभी धीरे, कभी हौले, कभी आहिस्ता, ये सब कुछ तो धीरे ही हो गया, नहीं नहीं मतलब फास्ट, कभी स्लो, कभी इस तरीके से, ओके, चलो। और इसको अगर आप लगाते हो विंडमिल में तो लार्ज एरिया लेगा, ठीक है, खर्चा ज़्यादा होगा और उसमें इनकम ही कम होगा, ठीक है, इसीलिए ये डिसएडवांटेज में इसको ऐड कर लेना, ठीक। चलो अब इसमें क्या ही रटोगे, आपसे पूछा है कि देखो मैं कुछ चीज़ें और बताना चाह रहा कि अभी के क्वेश्चंस में खास करके फिजिक्स में कि आपको साथ में जैसे या बल्ब है, बल्ब का डायग्राम बनाने पूछ बता देगा, तो ये सब चीज़ें आ रहे हैं एग्ज़ाम में ना, क्वेश्चन दे रहा है साथ में आपको खास करके इलेक्ट्रिसिटी और आपका लाइट वाला चैप्टर, ठीक है, एक कोई कंडीशन दे देगा विद डायग्राम बनाने दे देगा। तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, जो एन इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट ऑफ बल्ब गिव क्या लेता है, लाइट बिकॉज हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ओके। और जो जनरली बल्ब जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है, मेल्टिंग पॉइंट इतना बराबर दिया गया। तो सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचोगे कि बल्ब बना देंगे तो ठीक, चांसेस कम है कि आपको अगर 2 नंबर में पूछे तो 2 में से 2 आपको दे देगा, नहीं, थोड़ा सा बल्ब के बारे में डिफाइन कर देना कि बल्ब है क्या, ठीक है, और उसके थोड़ा सा बल्ब को बना देना, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएगी, ठीक। चलो परसिस्टेंस ऑफ विजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे पता नहीं दिल से आवाज़ आ रहा है कि वापस से इसको रिपीट कर देगा, रिसेंटली वाला क्वेश्चन है और आई थिंक पिछले
कुछ सालों से या PYQs में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देखे, तो रिपीटेड के चांसेस हैं। ठीक है, चलो, और लास्ट में मैं ये भी बता दूंगा इसमें से कौन सा रिपीटेड के चांसेस ज़्यादा है, बट जो मैं साथ साथ बता रहा हूँ कनेक्टेड वाला उसको ध्यान देना। परसिस्टेंस ऑफ विजन इज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू रिटेन द इमेज एन ऑब्जेक्ट फॉर शॉर्ट टाइम अबाउट 1/16 ऑफ सेकेंड। ठीक है, याद रखना, आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज़ बिन रिमूव्ड। ठीक है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव में आई थिंक पूछा था या नहीं, बट याद रखना कितना टाइम है, 1/16, ठीक है, 4 सेकेंड। ठीक, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखो रे डायग्राम पूछा था, रिफ्रैक्टिव जब शोइंग रिफ्लेक्टिंग ऑफ रे लाइट बोथ रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ प्रिज्म, कहाँ पे, एयर में। NCERT मेंशन है, आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करना, ज़्यादा हाई मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस में भी आपको एग्जामिनेशन में देखने मिले। ठीक है, समझे? हाँ, डायग्राम इलेक्ट्रिसिटी बता रहा हूँ, इस टाइप की कुछ कुछ चीज़ें बता रहा आजकल देता है पावर। लेकिन एक चीज़ है, जितना डेफिनेशन करके चल जाओगे तो ये सब बनाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ऐसा यूनिट करता है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर, इस बात को याद रखना चाहिए। इसी पे तो डेफिनेशन पूछ लिया था। पी क्या है, पावर ऑफ लेंस, जो डायोप्टर होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, मीटर में होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, बस बात खत्म। सिंपल माइक्रोस्कोप एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीटेड के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं सिंगल कॉन्वेक्स। ठीक है, आपका फिलहाल कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट देखने के लिए। ठीक है, जैसे कोई भी छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे, पत्ते को देखेंगे, ठीक है, वहाँ स्टोमाटा आपको दिखेगा, आप इंसेक्ट को देखोगे, जो छोटे छोटे फाइन टेक्स्ट लिख रहता है, प्रिंटेड रहता है, उसको देखते इससे, है ना। तो आपसे डायग्राम भी पूछा था, सिंपल आप इसी हिसाब से डायग्राम को बनाना, आपको नंबर मिल जाएगा। ये वैसे ये 5 नंबर में आई थिंक तो नहीं था, ठीक है, आई थिंक 2 नंबर में था, तो 2 नंबर में पूछा था। ठीक है, शॉर्ट में पूछेगा सिंपल माइक्रोस्कोप और डायग्राम। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी अभी जो भी PYQ कर रहे हैं सैम्पल पेपर सेंटर पेपर में एडेड था। जो उतने दिन से रिविज़न कर रहे थे उनके लिए तो बस देख ही रहे होंगे, बस वही सब क्वेश्चन है ना। ये भी क्वेश्चन था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूछे, रिफ्रैक्शन पूछे, टाइम नहीं लेना है। और साथ में क्या कर सकते हो, आपसे थोड़ा सा बहुत डायग्राम बना सकते हो, रिफ्लेक्शन में दिखा देना, रिफ्लेक्शन पूछता तो ठीक है दिखा देना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये नॉर्मल है, लाइन थोड़ा सा खींच खाच के बता देना, ताकि उसको 2 नंबर देने में थोड़ी ज़्यादा टेंशन ना हो। ठीक है, जहाँ पॉसिबल लगे कि यहाँ मैं कुछ बना सकता हूँ डायग्राम, एक्स्ट्रा नहीं, मतलब जिसका यहाँ पे जैसे शॉर्ट सर्किट है, तुम शॉर्ट सर्किट का डायग्राम बनाओगे नहीं, जो चीज़ें तुमको पॉसिबल लगे, जैसे ये वाला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछिए, रिफ्रैक्शन पूछिए, तो अब क्या करना, सिंपल सा चीज़ों को, अगर रिफ्लेक्शन में तो इजीली दिखा सकते हो ना डायग्राम बना करके। ठीक, उसके बाद शॉर्ट सर्किट के टाइम क्या होता है, तो जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर से टच हो जाता है तो क्या हो जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है, जिसके कारण से क्या होता है, आग लग जाता है। ठीक है, डैमेज हो जाता है, फॉल्ट हो जाता है। ठीक है, वही सारी चीज़ें आपसे वो पूछा था, उसके बारे में और क्या पूछा नहीं पूछा था, बट मैं बता दिया कि फ्यूज़ के बारे में पूछता है। शॉर्ट सर्किट पूछा तो उससे रिलेटेड फ्यूज़ है, तो फ्यूज़ के बारे में पूछ सकते हैं, इस हिसाब से चीज़ों को करना। तो फ्यूज़ जो एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है जो प्रोटेक्ट करता है जब शॉर्ट सर्किट होता है, ओवरलोडिंग, ये चीज़ याद रखना, शॉर्ट सर्किट के टाइम क्या होता है, ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, ओवरलोड होता है तो फ्यूज़ में देखना, अगर आप घर में कभी मैकेनिकल वाला काम किया होगा तो फ्यूज़ खोलोगे ना, अभी मत खोलना नहीं तो बल्ब बंद हो जाएगा। तो फ्यूज़ जब खोलोगे तो उसमें एक महीन तार होता है, तो इतना ज़्यादा वोल्टेज हो जाता है कि सबसे पहले वही जल जाता है, वही जल जाता है तो ऑटो कट सारा बंद हो जाता है, जिसके कारण से जो महंगे महंगे फ्रीजर्स हैं, ठीक है, पंखा है, ठीक है, आपका चार्जर है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना आपके लिए, तो वो सारे ख़राब होने से बच जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, समझे? चलिए, और फ्यूज़ जो होता है वो हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं, लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फ्यूज़ जो है उसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समझे। और फ्यूज़ जो किस पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट में, हर एक पॉइंट में ऑब्जेक्टिव बना सकता है। तो मैं ये नहीं कि PYQ 10 साल का क्वेश्चन रट लिए तो वही ये साइंस में ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। ऑब्जेक्टिव समंदर है, NCERT समंदर का बाप है, बहुत समंदर। ठीक है, जितना डूबोगे उतना पाओगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स के आपके, ये सब क्या है, ये सब ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में। तो सब्जेक्टिव भी उसी हिसाब से पढ़ो कि ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। ठीक, चलो उसके बाद
हाउ इज रेसिस्टेंस ऑफ वायर अफेक्टेड बाय इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्वेश्चंस ये भी हम लोग उसी साल का कर रहे थिंक, है ना, ये दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन है ना। तो वो उसमें रेसिस्टेंस के बारे में पूछा है, इसमें थोड़ा सा पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया। जो जो रेसिस्टेंस ऑफ वायर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इसका मतलब ये होता है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करेंगे तो वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्शनली आपका डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल होता तो ये भी इंक्रीज करता। इसमें क्या होता है, यहाँ इन्वर्सली है इसलिए जस्ट उल्टा होगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को तुम घटाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, समझे, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर किसने, बाय अफेक्टेड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस क्या होता है ऑफ अ कनकेव स्फेरिकल मिरर का। और आपको प्रूव करना था कि कनकेव मिरर कितना R=2 है। ये भी एक डेरिवेशन है। तो अगेन अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं एक ये वाला और एक वो उधर वाला जो भी डेरिवेशन था, दो डेरिवेशन इसको मैं करा दूंगा, वरना मेरे तो राय यही है कि अब किसी को समझ में आएगा नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ बोलोगे साहब बहुत लाख, अगर बहुत लाख तो नहीं, बहुत लोग अगर बोल दोगे तो मैं इस पर काम कर लूँगा। ठीक है, मैं करा देता इसी वीडियो में, बट क्या बोल सकते हैं, अभी वो हालात ऐसे हैं कि इजाज़त नहीं दे रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा मैं चीज़ें कब का अपलोड कर देता दिन को ही कल ही बना के। बट आइज़, ठीक है, मतलब हर एक चीज़ अलग अलग टेंशन। आइज़ इतना ज़्यादा, मतलब क्या बताएं कि अब इतना इरिटेट हो गए थे कि अब आइज़ खोलने का मन नहीं कर रहा और स्क्रीन की तरफ देखने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था हेल्थ के कारण से। ठीक है, किसी और कारण मत सोचना। ठीक है, वो सब चीज़ें नहीं। ठीक, चलो अब आते हैं कि इंसुलेटर सेमीकंडक्टर विद एग्जांपल। भाई साहब ये क्लास 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए या लॉन्ग या 6 नंबर के लिए। ठीक है, तो कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो, सिंपल से याद रखना। एग्जाम्पल क्या है याद रख लेना और क्या यूजेस है। ठीक है, उसके बाद इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत इजी है, जिससे पास नहीं होता है। यूजेस क्या होता है याद रख लेना। सेमीकंडक्टर जिसमें क्या होता है आपका दोनों का प्रॉपर्टीज़ होता है, कंडक्टर के प्रॉपर्टीज़ होता है आपका, इंसुलेटर का भी। एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो आपका सेमीकंडक्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। समझे। बिहार बोर्ड स्पेशल एग्ज़ाम क्या है, जो लोग फेल हो जाते हैं या फिर जिनका एग्ज़ाम छूट जाता है किसी न किसी वजह से, तो उन लोग का अगस्त के महीने में एग्ज़ाम फिर से होता है। ठीक है, या फिर आपको लगता है कि हमको नंबर कम मिला है, अक्सर नंबर कम वाला तो नहीं देता है, बट फिर भी एक कंपार्टमेंट एग्ज़ाम टाइप का होता है। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन भी मैंने लेके आ गया ताकि आप लोग देख सको। ट्विंकल मैं बता रहा था ना कि स्टार्ट क्यों टिमटिमाता है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें किसके कारण से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर देना। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं बता रहा था कहाँ हाईलाइट करना है, किस तरीके से करना है, इसलिए मैं बार बार नहीं बता रहा। ठीक है, जो स्टार जो होता है वो कैसा होता है, पॉइंट सोर्स ऑफ सप्लाई जैसा काम करता है, मतलब बहुत दूर है। तो एज द बीम ऑफ स्टारलिंग कीप क्या होता है, डेविएटिंग फ्रॉम द पाथ। वो कैसा होता है, डेविएट करते रहता है अपने पाथ से, अपने रास्ते से। ठीक है, और इसका जो पोजीशन है वो एपरेंट देखता है। द एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार कीप चेंजिंग बिकॉज फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ नॉट कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर इज़ नॉट स्टेशनरी। मतलब जो फिजिकल कंडीशन है अर्थ एटमॉस्फेयर का वो स्टेशनरी नहीं रहता है, कभी धूल उड़ता है, कभी कुछ और ही होता है, जिसके कारण से फ्लक्चुएट करते दिखता है और हम लोग को लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, वही वाला है ना। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपसे पूछा था कि क्या पोजीशन होगा ऑफ ऑब्जेक्ट जब कहाँ रखेंगे कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज मिले। तो सिंपल सा रे डायग्राम और कहाँ पे इमेज कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, ये सारे पॉसिबल चीज़ रिवीजन करना ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये खास करके सब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ देखिए आपका कॉन्वेक्स लेंस में पोजीशन कहाँ होना चाहिए, सेंटर ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। ठीक है, फोकल पॉइंट F1 के बीच में। ठीक है, चलिए
पहला अबाउट। दूसरा इसमें क्या होगा, इमेज जो वर्चुअल होगा, ठीक है, इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड होगा। डायग्राम बनाने बोला था, आप इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक, चलो उसके बाद रिपीटेड क्वेश्चंस, माइक्रोस्कोप वाला, रे डायग्राम वाला, वापस फॉसल फ्यूल क्यों न्यू नहीं होता है, रीज़न पूछ लिया। वही साल का क्वेश्चन, आई थिंक ये 2024 का ही हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, 2024 का ही कर रहे हैं, तो उसमें फेल वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, कंपार्टमेंट वाला। तो वही क्वेश्चन पूछा, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका कि फॉसल फ्यूल आखिर रिन्यूएबल क्यों नहीं होता है, क्या रीज़न है। तो एक तो भाई बहुत टाइम लगता है बनने में, ठीक है, और टाइम लगता है इसी कारण से बिकॉज लगा के, मैं बिकॉज लगा के आगे खाली इसलिए रख दिया, वही सारी चीज़ें आप फॉसल फ्यूल वाला ऐड कर देना। डिसएडवांटेज जो आपने पढ़ा था ना, उसी को ऐड कर लेना। बहुत बनने में टाइम लगता है, एक तो आपका, और क्या बोल सकते हो, इन्वायरमेंट को वो क्या पॉल्यूट करता है, ये सारी चीज़ें करना। ठीक, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलरेडी सब आपके सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर में बहुत पहले मेंशन कर दिया गया था, है ना। ठीक है, तो क्या होता है, व्हेन अ कंडक्टर इज सेट टू मूव इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेटिक फील्ड और अ मैग्नेटिक, और के बाद यहाँ पे सीधे आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, और अ मैग्नेटिक फील्ड सेट टू बी चेंजिंग अराउंड अ कंडक्टर, कंडक्टर के अराउंड कोई चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा कंडक्टर में, दिस इज जस्ट अपोजिट टू द exertion of force by a current carrying conductor inside the magnetic field। इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एज रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिज्म या फिर इंड्यूस्ड करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं इसको आप, सिंपल से समझो, सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, क्या करते हैं इसमें मूव करते हैं किसको, कंडक्टर को, किसके थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। आपने एनसीईआरटी में एक डायग्राम देखा होगा कि आई थिंक इस टाइप से, यार एक नॉर्थ और साउथ पोल रहता है, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहाँ पे आपका एक सेटअप लगा रहता है, ठीक है, इस टाइप का सेटअप लगा के रहता है, कॉइल वगैरह इसमें लपेटा रहता है, इसको चेंज करते हो, जिसके चेंजिंग का कारण क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है, उसी प्रोसेस को क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी भी आ रहा है, मैग्नेटिक भी आ रहा है, और इंडक्शन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बाय मूविंग, क्या, कंडक्टिंग वायर किसके थ्रू, या कंडक्टर किसके थ्रू, बाय मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसको चेंज करोगे, अंदर लेके जाओगे फिर बाहर, तो इससे क्या होगा, चेंजेस होगा, फिर वो क्या होगा, जनरेट होगा आपका करंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक, आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, उसको एक बार अब देख लेना ना। उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम है, जब डैम्स वगैरह बनाओगे, सिंपल से है, लोगों को हटाना होगा, डैम्स बनाना है, बहुत सारा लॉसेस होगा, जो भी जिन लोग का खेती वगैरह था उनको जाना पड़ेगा, ठीक है, और घर बार था उसको हटाना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल डैमेज होगा, ठीक है, बाढ़ का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, एग्रीकल्चर जो भी जगह था वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ें हैं, एक वर्ड में याद कर लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसको इस तरीके से मेंशन कर देना, डिब्बा बना देना। यहाँ पे क्या होता है, आपका सी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी जो है ये मीडियम पे दिखा रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम पे, ठीक है। उसके बाद स्कैटरिंग जो होता है वो डिपेंड क्यों करता है, देख रहे हो क्वेश्चन वही सब चीज़ें, बस थोड़ा आगे पीछे करके चीज़ें पूछ रहे हैं। जो स्कैटरिंग जो होता है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे से, क्यों, हाउ, किस तरीके से, है ना। तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एयर पार्टिकल डिपेंड करते हैं किसमें, वेवलेंथ पे। वेवलेंथ को किसमें शो करते हैं, लैम्डा में, ये लैम्डा का साइन है, ठीक है, याद रखना, ऑफ लाइट। ठीक, ये जो होता है इस रिलेशन को एक्सप्लेन किससे किया गया है, ठीक है, ये इससे रेली स्कैटरिंग इनका नाम ही था, इसी कारण से इनको इस तरीके से इनका नाम से ही रख दिया गया, रेली स्कैटरिंग। ये जो होता है अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ टाइम ऑफ द वेवलेंथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा जिसमें शॉर्टर वेवलेंथ है, जैसे ब्लू और अपना वॉलेट का, वो स्कैटर ज़्यादा करेगा देन किसके साथ, जिसका लॉन्ग वेवलेंथ है, किसका लॉन्ग वेवलेंथ होता है, रेड का, इसलिए इसको डेंजर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रेड को क्यों करते हैं डेंजर के लिए, तो इसके कारण ये भी रीज़न हो गया
कि इसमें क्या होता है, रेड कलर होता है, इसके कारण से इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका सॉरी लॉन्ग वेवलेंथ होता है, इसके कारण से इसको हम लोग डेंजर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एंड कुछ चीज़ें ओके। आसमान क्यों लाल होता है, सॉरी ब्लू होता है, पानी क्यों लाल, मतलब पानी भी क्यों ब्लू दिखता है, ये सारे वही रीज़न है। रेड क्यों दिखता है, वही 2 रीज़न है, इसमें भी मैंने ऐड कर लिया। डायनामो एक अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूछता है। इलेक्ट्रिक मोटर वाला पूछ लेगा, ठीक है। जनरेटर वाला पूछ देगा। इलेक्ट्रिक मोटर वाला ज़्यादा चांसेस है। डायनामो ठीक है, पूछा है, ठीक है, अच्छी बात है, बट मुझे जहाँ तक लगता है इलेक्ट्रिक मोटर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में देने के लायक है क्वेश्चंस। ठीक है, डायनामो क्या होता है, किसके बेसिस में चलता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है, ये चीज़ें आपको 12th में भी आएगा, 10th में भी ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, आ जाओ। तो डायनामो जो होता है एक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसके कारण से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण से। यूजुअली हम लोग कहाँ बाइसाइकिल, पावर प्लांट, स्मॉल जनरेटर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डायनामो क्या होता है, ये जो वर्क करता है किससे, फैराडे लॉ इंपॉर्टेंट है, 12th में भी आएगा उनके बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ये क्या बोलना चाह रहा है, जब कंडक्टर को मूव कराते हो किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। आपको क्लास 12 के आई थिंक चैप्टर नंबर 1 वाले में ही आपको इसको समझ में आ जाएगा, उनका पूरा एक्सपेरिमेंट बताया गया है। ठीक है, वर्किंग क्या है, क्या क्या इसको वर्किंग ऑफ डायनामो में आ जाएंगे तो क्या क्या कंपोनेंट यूज़ हुआ, आर्मेचर क्या है, एक कॉइल है जो रोटेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्लिप रिंग एंड ब्रशेस क्या है, ये सारी चीज़ें है ना। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इस किस तरीके से वर्क करता है, ये सारी चीज़ें मेंशन है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। एनसीईआरटी में भी चीज़ें हैं आपके पास, अगर है आप उससे याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोर्सेस ऑफ एनर्जी वाला रिपीटेड किया, तो ये नहीं कि रिपीट नहीं करेगा, करता है लेकिन सब नहीं। न्यूक्लियर फ्यूज़न, वहाँ फ्यूज़न था, यहाँ फ्यूज़न आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बस क्वेश्चन बता रहा हूँ, अब मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है सच में, कि हाउ डज अ लाइट रे प्रोसीडेड इन अ लेंस। ठीक है, डायग्राम, तो आपको डायग्राम भी बना देना है, डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी रखा है। ठीक, एक्सपेरिमेंट, ये वाला एक्सपेरिमेंट आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके भी देखना होगा, बहुत लंबा टॉपिक लगता है, इसलिए मैं बस चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, मैनेज कर लेना यार, मैनेज कर लेना। ठीक, एनसीईआरटी मेंशन है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, आई थिंक मैंने सैम्पल पेपर में ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ठीक है, अगर नहीं रखा है तो आप लोग एक बार यूट्यूब पे जा कर के कहीं पे भी देख सकते हैं। फ्यूज़ का इस्तेमाल क्यों करते हैं बता चुके हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये भी चीज़ें मैं हमेशा बोलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोमास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये चीज़ें याद रख लेना। एडवांटेज कुकर वगैरह समझ में आ गया था तुम्हें। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूज़न 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर पे क्यों डिपेंड करता है, इंपॉर्टेंट है। विज़न वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए। ठीक है, सॉरी 5 या 6 नंबर, जो भी 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मायोपिया को क्या बोलेंगे, शॉर्ट साइटेडनेस के आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ मिस हो गया कि किस लेंस से आप ठीक कर सकते हो, वो भी चीज़ आप ऐड कर देना। इसमें 3 टाइप की बीमारी है, और एक आता है, बस ठीक है, नॉर्मली ये 3 याद रखना काफ़ी रहेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये भी आपको फिजिक्स क्लास 12th में मिल जाएगा, क्लास 10th में भी है, तो देख के रखना। ठीक है, पूछा है 10th में भी। एग्जामिनर एक ही होता है ना, वही लोग क्वेश्चन बनाता है, पता नहीं क्या मन होता है डाल देता है 12th का। तो कनकेव मिरर को कन्वर्ट डाइवर्जिंग लेंस है, वहाँ पे देखा था तुमने क्या पूछा था, मिरर के बारे में पूछा था। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लेंस के बारे में पूछ रहा है। तो चीज़ें वही सब रहेगा, बस आगे पीछे चीज़ें को पूछेगा कि आप क्या बेनिफिट है, जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी सोलर सेल से, बाई रिन्यूएबल होगा, पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करेगा, कॉस्ट कम लगेगा, बिजली का बिल, ठीक है, सबका जो पापा भरता है वो कम हो जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें। ठीक, अर्थ मेटल क्यों लगाते हैं, ज़्यादा करंट आ जाता है जिसके कारण से, और उससे बचा देता है अर्थ मेटल, जितना भी आते हैं एक्स्ट्रा पावर उसको वापस से अर्थ में भेज दिया जाता है। क्या ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक बोले डिसएडवांटेज बोले वही चीज़, देखो पूछा वहाँ पे कनेक्टेड था, यहाँ पूछा था, ये फ़ायदा है। ठीक, एकोमोडेशन क्या होता है, एबिलिटी ऑफ आइलैंड एडजस्ट्स फोकल लेंथ को एकोमोडेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर के लिए पूछ लेता है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने चीज़ें यहाँ बता रखा है। ये लास्ट टॉपिक है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये परमानेंट मैग्नेट क्या होता है,
और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। यहाँ पे अगर मैग्नेट को किस तरीके से बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट को आप सॉफ्ट आयरन से और परमानेंट मैग्नेट को हार्ड आयरन से, ठीक है, या फिर सिंपल से ऐसे याद रखो कि अदर अलॉय जैसे हार्ड आयरन वगैरह से, ठीक। परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे देखना एक चीज़ मेंशन कर रहे हैं कि यह परमानेंट मैग्नेट बनाना और इलेक्ट्रोमैग्नेट यही सामने सामने लग रहा है। अगर ये परमानेंट है तो ये टेम्पोररी है, ये हार्ड मैग्नेटिक से बना है तो ये सॉफ्ट से बना है। ये जो वेरी नहीं करता स्ट्रेंथ, इसमें वेरी करता है। ये जो इसको मॉडिफाइड, इसको नहीं कर सकते परमानेंट को, बट इसको क्या करते हो मैग्नेट मॉडिफाइड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें थी, मैंने बताया कम, दिखाया यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। बहुत लोग सोचेंगे कि किस हिसाब से करा रहा है चीज़ें, तो वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने तुम्हें ये पीडीएफ दे रखा था, बस मैं बताना था तुम्हें क्या चीज़ें ध्यान रखना है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को कि अगर फिजिक्स में बहुत कुछ नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तो 3 चैप्टर तुम पढ़ लो। एक फर्स्ट चैप्टर 1 लाइट, दूसरा ह्यूमन आई, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। 3 को भी ढंग से कर लिए तो तुम्हारे फिजिक्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। ज़्यादा वेटेज लाइट का है, इलेक्ट्रिसिटी दूसरा नंबर में आ जाएगा और ह्यूमन आई तीसरा में आ जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना। सेंटर पेपर के क्वेश्चंस में भी मैंने ऑलरेडी ऐड रखा, बस इसी को करके चलो, चांसेस है तुम्हारे इसी में से ही आ जाएगा, तो रिवीजन करके रखना। डेरिवेशन अगर तुमको लगा कि ठीक है भाई आप करा दीजिए तो ठीक है, मैं करा दूंगा। हाँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है। थैंक यू सो मच अगर मेरी बात इतना देर तक सुनने के लिए। बहुत लोगों को लगा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बट ये चीज़ें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेंटर पेपर सैम्पल पेपर उसको रिवीजन करो, काफ़ी हो जाएगा। जो चीज़ें दे रहे हैं यूज़ कीजिए अच्छे से, हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है। थैंक यू सो मच।